हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का लास्ट टॉपिक दैट इज पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। पॉली हेलोजन कंपाउंड्स का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड्स जिनमें मोर देन वन हेलोजन एटम प्रेजेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को पॉली हेलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं। ये पॉली हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन डे टू डे लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए यहाँ पे कुछ पॉली हेलोजन कंपाउंड्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे डाइक्लोरोमीथेन हो गया, ट्राइक्लोरोमीथेन हो गया, टेट्राक्लोरोमीथेन हो गया। इस तरह के कुछ कंपाउंड्स हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इन कंपाउंड्स में पढ़ेंगे क्या, मेनली इन कंपाउंड के यूजेस हम डिस्कस करेंगे। ये पूरा का पूरा थियोरटिकल पार्ट है, ठीक है, थियोरटिकल टॉपिक है। तो इनमें हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, यूज़ और साथ में यूज़ के साथ साथ में इफेक्ट ऑन हेल्थ। हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है इन कंपाउंड्स का, इसके बारे में हम यहाँ दो टॉपिक ये डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहला जो पॉली हेलोजन कंपाउंड है वो दे रखा है डाइक्लोरोमीथेन। इसका कॉमन नेम होता है मिथाइलिन क्लोराइड, और केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो CH2Cl2 इसका केमिकल फॉर्मूला होगा। इसके यूजेस की बात करें तो डाइक्लोरोमीथेन इज वाइडली यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, एज ए पेंट रिमूवर। ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह यूज होता है, पेंट रिमूवर की तरह यूज होता है, प्रोपेलेंट की तरह यूज होता है, प्रोपेलेंट इन एरोसोल, एरोसोल्स में प्रोपेलेंट की तरह यूज होता है। अब प्रोपेलेंट क्या होता है, देखो ये एक एरोसोल है। अब एरोसोल में जो अंदर की तरफ परफ्यूम बढ़ा हुआ है या कोई मेडिसिन फिल है, उसको बाहर निकालने के लिए जो गैस यूज की जाती है वो जनरली क्या यूज की जाती है, डाइक्लोरोमीथेन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं प्रोपेलेंट, जो इसको प्रेशर के साथ में मेडिसिन को या फिर इसका जो मेन कंटेंट है, परफ्यूम हो सकती है वो या मेडिसिन हो सकती है, उसको बाहर निकालता है, उसको बोलते हैं प्रोपेलेंट, ठीक है। तो एरोसोल्स में प्रोपेलेंट की तरह गैस का यूज किया जाता है, डाइक्लोरोमीथेन का यूज किया जाता है। ओके, इसके बाद एज ए प्रोसेस सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स या मेडिसिन में प्रोसेस सॉल्वेंट का मतलब क्या है कि किसी मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स में डिफरेंट स्टेप्स में सॉल्वेंट जो यूज होते हैं उन सॉल्वेंट को बोला जाता है प्रोसेस सॉल्वेंट। तो प्रोसेस सॉल्वेंट की तरह भी डाइक्लोरोमीथेन यूज किए जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज एज मेटल क्लीनिंग, मेटल की को क्लीन करने के लिए और उसको फिनिश देने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है, डाइक्लोरोमीथेन का यूज़ किया जाता है। मिथाइलिन क्लोराइड की अगर इफ़ेक्ट की बात करें, हार्मफुल इफ़ेक्ट या इफ़ेक्ट ऑन हेल्थ की बात करें, तो ये काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं इसके। हमने अभी ये यूजेस पढ़ लिए और आगे वाला जो पैराग्राफ है इसमें हम इफ़ेक्ट ऑन हेल्थ पढ़ेंगे। अब अगर इफ़ेक्ट की बात करें तो अगर मिथाइलिन क्लोराइड को अगर हम इसका इफ़ेक्ट जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे होता है। अगर इसकी लो लेवल कॉन्सेंट्रेशन एयर में होगी तो ये क्या करता है, स्लाइटली इम्पेयर्ड हियरिंग एंड विजन, सुनने और देखने को थोड़ा सा इम्बेलेंस कर देगा, लो कॉन्सेंट्रेशन है। लेकिन हायर लेवल हो गया एयर में तो ये क्या करेगा, डिजीनेस, नोजिया, टिंगलिंग एंड नमनेस। डिजीनेस का मतलब है थोड़ा सा चक्कर से आएंगे आपको, नोजिया का मतलब है कि मन थोड़ा खराब होता है, वॉमिटिंग जैसा कुछ मन होगा, है ना। टिंगलिंग का मतलब है झंझनाहट होगी, आपकी उंगलियों में, आपके अंगूठे में झंझनाहट होगी टिप्स पे। नमनेस का मतलब है सुन्नापन आ जाएगा, मतलब वो क्या होंगी, उसमें कॉन्शियसनेस या उसमें कोई फीलिंग नहीं रहेगी, किसमें, फिंगर्स में और टॉय में, ठीक है। तो ये हाई लेवल पे हो गया। अच्छा, अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, ह्यूमन के डायरेक्ट कांटेक्ट से क्या होगा, स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए मिथाइलिन क्लोराइड तो क्या करेगी, इंटेंस बर्निंग। मिथाइलिन क्लोराइड स्किन को बर्न कर सकती है या माइल्ड रेडनेस भी लाएगी, अगर थोड़ा सा कांटेक्ट में आए तो माइल्ड रेडनेस हो जाएगी, और अगर काफ़ी ज़्यादा आ गई तो इंटेंस बर्निंग होगी। डायरेक्ट कांटेक्ट विद आइज, आइज के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो कॉर्निया को भी बर्न कर सकती है और ब्लाइंड कर सकती है। तो ये हमने तीन इफेक्ट देखे, लो लेवल कॉन्सेंट्रेशन पे, हाई लेवल कॉन्सेंट्रेशन एयर में हो गई, या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट में हो गई, तो क्या क्या कर सकती है। तो ये काफ़ी डेंजरस हो सकती है डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से, इसीलिए इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं पॉली हेलोजन कंपाउंड्स, उनको थोड़ा केयरफुली हैंडल किया जाता है, ठीक है। सेकंड कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन जो होता है इसका कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म, काफ़ी ज़्यादा आपने सुना भी होगा क्लोरोफॉर्म, है ना। और क्लोरोफॉर्म नाम सुनते ही हमारे मन में आता है
ये एज ए एनेस्थेटिक कंपाउंड है, लेकिन एनेस्थेटिक कंपाउंड जो है वो बहुत पहले यूज़ किया जाता था, अभी ये एनेस्थेसिया के लिए यूज़ नहीं किया जाता। उसका रीज़न भी हम देखेंगे। रीज़न क्या है, ये फॉस्जीन गैस है ना, ये टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस हो जाती है जब एयर के कांटेक्ट में आती है, तो ये फॉस्जीन गैस बनाती है जो कि टॉक्सिक होती है, इसीलिए इसको एज ए एनेस्थेटिक यूज़ नहीं करते। अच्छा, इसको बाद में, अभी यूज देखने से पहले थोड़ा सा इसकी केमिस्ट्री देख लें। केमिस्ट्री में अगर बात करें तो इसके केमिकल फॉर्मूला की, तो केमिकल फॉर्मूला होता है CHCl3। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, केमिकली अगर इसको देखें क्लोरोफॉर्म को, तो ये काफ़ी सॉल्वेंट की तरह यूज़ होती है। किस किस के लिए, फैट्स के लिए, एल्कलॉइड्स के लिए और आयोडीन के लिए। इनके लिए ये जो है फैट या एल्कलॉइड या आयोडीन इसमें इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं, इसीलिए इनमें सॉल्वेंट की तरह यूज़ किया जाता है। द मेजर यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म टूडे इज इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रियोन रेफ्रिजरेंट। देखिए, प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है फ्रियोन क्या होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। फ्रियोन्स के बारे में हम आगे इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे, फ्रियोन्स क्या होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, और एक फ्रियोन जिसका कॉमन नेम होता है R22। तो R22 के प्रोडक्शन के लिए ये क्लोरोफॉर्म काफ़ी यूज़ किया जाता है आजकल। ठीक है, आगे बात करें, जो आपका अभी मैंने बताया था, इट वॉज वंस यूज्ड एज ए जर्नल एनेस्थेटिक्स। ये एक बार यूज हुआ था, बहुत ज़्यादा टाइम यूज नहीं हो। इट वॉज यूज एज ए जर्नल एनेस्थेटिक इन सर्जरी बट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय लेस टॉक्सिक सेफर एनेस्थेसियस सच एज ईथर। क्या बोला कि ये सर्जरी में यूज़ किया गया था, लेकिन इससे भी कम टॉक्सिक और सेफर एनेस्थेसिया जो हैं वो ईथर होते हैं, इसलिए इनकी जगह इनको किसने रिप्लेस कर दिया, ईथर ने इनको रिप्लेस कर दिया। टॉक्सिक क्यों होते हैं, इसका रीज़न क्या है टॉक्सिक होने का, वो है कि क्लोरोफॉर्म जो होती है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जैसे ही आती है, ऑक्सीजन और लाइट के, तो एक टॉक्सिक गैस बनाती है फॉस्जीन, जिसका केमिकल फॉर्मूला CuCl2 होता है। और ये फॉस्जीन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होती है, और इवन इसके स्टोरेज करने के लिए भी आप देखें, ऑक्सीजन जो होती है वो एयर में भी होती है, तो इसको स्टोर, अगर कंप्लीट ये बॉटल है और बॉटल में सिर्फ हाफ फिल्ड आपने ये क्या रख दिया, ये क्लोरोफॉर्म रख दिया, तो बाकी जो है इस बॉटल में बाकी एयर है, तो एयर जो है वो इस क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कर लेती है और फॉस्जीन गैस बना देती है। इसीलिए इसको स्टोर करने के लिए कम्प्लीटली फिल्ड बॉटल रखनी पड़ती है। इसकी कम्प्लीटली फिल्ड बॉटल होगी, मतलब फुल फिल्ड बॉटल ही क्लोरोफॉर्म की स्टोर की जाती है, नहीं तो ये फॉस्जीन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगी और उसको फिर फर्दर यूज़ नहीं किया जा सकता एनेस्थेटिक पर्पज़ के लिए, क्योंकि वो टॉक्सिक होगी। मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो एनेस्थेसिया पर्पज़ के लिए काफ़ी टॉक्सिक है। ठीक है, इसीलिए इसको एक बार यूज़ किया था, फिर उसको बाद नहीं यूज़ किया जाता। ठीक है, एज माइट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट्स यूज एज एन एनेस्थेटिक, इनहेलिंग क्लोरोफॉर्म वेपर्स डिप्रेसेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये अगर जनरल एनेस्थेटिक की तरह यूज़ करते हैं तो क्या इसका मैकेनिज्म क्या रहता है कि ये क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है, जिसकी वजह से क्या होती है, एनेस्थेसिया हो जाती है। ब्रीदिंग अबाउट 900 पार्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म पर मिलियन पार्ट ऑफ एयर, मतलब 900 ppm फॉर ए शॉर्ट टाइम कैन कॉज डिजीनेस, फैटिग एंड हेडेक। अगर 900 ppm अगर एयर इसकी इनहेल की जाए तो डिजीनेस, फैटिग और हेडेक जैसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। क्रोनिक क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर में कॉज डैमेज टू लिवर को डैमेज कर सकता है, वेयर क्लोरोफॉर्म इज मेटाबोलाइज टू फॉस्जीन, ये फॉस्जीन में मेटाबोलाइज होता है इसलिए, एंड टू द किडनी एंड सम पीपल डेवलप सोर्स व्हेन द स्किन इज इमर्ज इन द क्लोरोफॉर्म। ठीक है, सोर्स का मतलब कई जगह पे क्या हो जाते हैं, वुंड्स टाइप हो जाते हैं स्किन के ऊपर, उसको बोलते हैं सोर्स। ठीक है, क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड टू एन एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस कार्बोनिल क्लोराइड, ऑल्सो नॉन एज फॉस्जीन। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इट इज देयरफॉर स्टोर्ड इन क्लोज्ड डार्क कलर्ड बॉटल्स completely filled so that the air is kept out। ठीक है,
तो इनको स्टोर करने के लिए कंप्लीटली फिल्ड बॉटल्स का यूज़ किया जाता है। ओके ये हमारा हुआ सेकंड पॉलीहेलोजन कंपाउंड, जिसका मेनली इसका क्या है यूज़, क्या है रेफ्रिजरेंट के प्रोडक्शन में सॉल्वेंट की तरह यूज़ किया जाता है और जर्नल एनेस्थेटिक की तरह यूज़ किया गया था एक बार। इसके हार्मफुल इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो इसीलिए इसको जर्नल एनेस्थेटिक की तरह यूज़ अब नहीं किया जाता। मेनली यूज़ इसका किसका किया जाता है, जो प्रोपेलेंट होता है, फ्रियोन जो होता है ना, फ्रियोन के प्रोडक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। क्लियर है? और ये याद रखना, क्लोरोफॉर्म को जब ऑक्सीजन के साथ में एक्सपोज किया जाता है या रिएक्शन कराई जाती है तो फॉस्जीन गैस बनती है। फॉस्जीन का फॉर्मूला याद रखना, COCl2 फॉस्जीन का फॉर्मूला होता है। क्लियर? नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में डिस्कस करते हैं, ट्राई आयोडोमिथेन। ट्राई आयोडोमिथेन का फॉर्मूला होता है CH3, क्लोरीन की जगह आयोडीन आ गया, और इसका कॉमन नेम होता है आयोडोफॉर्म। It was used earlier as an anesthetic but as antiseptic. It was earlier used as antiseptic. Antiseptic की तरह यूज किया गया था सबसे पहले, but the antiseptic property are due to the liberation of free iodine and not due to iodoform itself. इसका सबसे पहला यूज क्या है, एज ए एंटीसेप्टिक। सबसे पहले एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ किया गया था क्योंकि ये जो है वो आयोडीन लिबरेट करती है, और आयोडीन जो होती है वो एंटीसेप्टिक होती है। लेकिन इसकी ऑब्जेक्शनेबल स्मेल, इसकी स्मेल जो होती है बहुत बेकार सी होती है, गंदी सी स्मेल होती है, इसीलिए इसको रिप्लेस कर दिया गया दूसरी फॉर्मुलेशन से। ठीक है, तो इसका यूज़ और इसका ड्रॉबैक आपने देख लिया। यूज जो है वो क्या है, एज एंटीसेप्टिक यूज़ किया गया था और उसके बाद इसको रिप्लेस भी कर दिया गया। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला याद रखें। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी जो होती है वो आयोडीन लिबरेट करती है, उसकी वजह से होती है, आयोडोफॉर्म की वजह से नहीं होती। लेकिन इसकी स्मेल जो होती है वो ऑब्जेक्शनेबल या बैड स्मेल होती है, बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल होती है, इसलिए इसको आजकल एंटीसेप्टिक के तौर पर भी यूज़ नहीं किया जाता। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं कौन सा, टेट्राक्लोरोमीथेन, है ना, या फिर इसका कॉमन नेम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा CCl4। इसका यूज क्या है, इट इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी फॉर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड प्रोपेलेंट फॉर एरोसोल कैन। इसका यूज किसके लिए किया जाता है, मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड प्रोपेलेंट्स। रेफ्रिजरेंट एंड प्रोपेलेंट क्या होते हैं, फ्रियोन होते हैं, है ना, CFC बोलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं इनके प्रोडक्शन के लिए इसका मेन यूज किया जाता है। ठीक है, और रिएक्शन कौन सी यूज की जाती है, स्वाट रिएक्शन, मैं आपको बताता हूँ, अभी हमने पढ़ी भी है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हेलो एल्केन्स में ये रिएक्शन पढ़ी है, स्वाट रिएक्शन, बात करेंगे अभी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रियोन्स में इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज एज फीड स्टॉक मतलब रॉ मटेरियल इन सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन्स मैंने बताया, तो इनके लिए मेनली ये CCl4 जो होता है एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, एंड अदर केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड जर्नल सॉल्वेंट यूज। Until the mid 1960s, it was also widely used as a cleaning fluid, both in industry as a degreasing agent and in the home as spot remover and fire extinguisher। ठीक है, 60 मीन्स मिड 60s तक किस किस में यूज़ किया जाता था, मेनली ये क्लीनिंग एजेंट की तरह, क्लीनिंग फ्लूइड की तरह यूज़ करते थे। डीग्रीसिंग एजेंट का मतलब इंडस्ट्रीज़ में ग्रीस या ऑयली जो सरफेस थी उसको क्लीन करने के लिए इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ करते थे। घरों पे स्पॉट्स को हटाने के लिए भी कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ करते थे, और फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ किया जाता था। There is some evidence that exposed to carbon tetrachloride cause liver cancer in human। ठीक है, इसके हेल्थ हैजार्ड्स की अगर बात करें, हेल्थ इफेक्ट ऑन हेल्थ के, तो ये डायरेक्ट एक्सपोज कर दिया जाता है तो लिवर कैंसर कॉज करता है ह्यूमन में, लिवर कैंसर। द मोस्ट कॉमन इफेक्ट आर डिजीनेस, लो कॉन्सेंट्रेशन में होता है तो डिजीनेस, लाइट हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सिम्टम्स कॉज करता है लो कॉन्सेंट्रेशन, विच कैन कॉज परमानेंट डैमेज टू नर्व सेल्स। और लेकिन कंटिन्यू इसके कांटेक्ट में रहेंगे तो क्या कर देगा, ये परमानेंट नर्व सेल्स को डैमेज भी कर सकता है।
In severe cases, the effect can lead rapidly to stupor, coma, unconsciousness और death. ठीक है. Exposure to carbon tetrachloride can make the heart beat irregular or stop. ज़्यादा अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का एक्सपोजर हो गया तो हार्ट बीट जो होती हैं इरेगुलर हो जाती हैं, जिसको अरिथमिया बोलते हैं. तो अरिथमिया जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है. द केमिकल में इरिटेट द आई ऑन कॉन्टैक्ट. अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड आइस के कांटेक्ट में आता है, मतलब एयर में है और आई कांटेक्ट है, उसमें आई के ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं लगा रखा है, तो वो इरिटेशन कॉज करता है. When carbon tetrachloride is released into the air, it rises the atmosphere and deplete the ozone layer. ठीक है. तो अगर ये रिलीज कर दिया जाता है एयर में तो क्या करेगा, ओजोन लेयर को डिप्लीट भी करता है. रीजन क्या है डिप्लीशन का? डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर इज बिलीव टू इंक्रीज ह्यूमन एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेज, लीडिंग टू इंक्रीज स्किन कैंसर, आई डिजीज एंड डिसऑर्डर एंड पॉसिबल डिसरप्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम. क्या देखो, ये डिप्लीट क्यों करता है, मैं ये बात बता रहा था. डिप्लीट करता है फ्री क्लोरीन्स की वजह से. फ्री क्लोरीन रेडिकल्स जो हैं इससे बन सकते हैं, इसकी वजह से ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं. और डिप्लीशन से क्या क्या होता है, ओजोन लेयर डिप्लीट होती है तो अल्ट्रावायलेट रे जो होती हैं वो डायरेक्ट आएंगी अर्थ की सरफेस पे, और उससे क्या होगा, स्किन कैंसर इंक्रीज होने के चांसेस हैं, आई डिजीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एंड डिसऑर्डर एंड पॉसिबल डिसरप्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम को भी डिसरप्ट कर सकती हैं अल्ट्रावायलेट रेज. तो ये कंसिक्वेंसेस हैं बेसिकली. कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है ये इसके हेल्थ हैजार्ड्स हैं. क्लियर है, समझ में आ गया आपको? तो ये कुछ हेल्थ हैजार्ड्स हैं. मेनली इसके यूज जो है वो ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोसोल, वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन में है. और पहले ये इसका यूज जो है वो क्लीनिंग फ्लूइड्स में किया जाता था. हेल्थ हैजार्ड हमने ये डिस्कस कर लिया, लिवर कैंसर है, लो कॉन्सेंट्रेशन में हेडेक, डिजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, इस तरह जाते हैं. लेकिन कंटिन्यू रहेंगे तो क्या कर देंगे, नर्व सेल को डैमेज कर सकते हैं. और अगर इसका एक्सपोजर अगर किया गया या फिर इसको एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर दिया गया तो ये क्या करेगा, ओजोन लेयर को डिप्लीट करेगा, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. लाइक स्किन कैंसर हो सकती है, आई डिजीज हो सकती हैं, या फिर इम्यून सिस्टम डिसरप्ट हो सकता है. ओके तो ये कुछ हमारी बात किसकी हुई, कार्बन टेट्राक्लोराइड के यूजेस और हेल्थ हैजार्ड्स की. अब नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बता रहा था जो फ्रियोन्स के बारे में. इनको फ्रियोन्स को CFC भी बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. क्या होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड एथेन आर कलेक्टिवली नोन एज फ्रियोन्स. मतलब किसके, एक कार्बन या दो कार्बन है ना, ऐसे इनके क्लोरो क्या होते हैं, क्लोरो और फ्लोरो, मतलब इनके जैसे कार्बन है, कार्बन के ऊपर एक कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर क्लोरीन और फ्लोरीन सब्सटीट्यूट हो जाएं, या दो कार्बन है और इन दो कार्बन के ऊपर क्लोरीन और फ्लोरीन सब्सटीट्यूट हो जाएं, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स. ठीक है. और मीथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं उनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, फ्रियोन्स बोला जाता है. दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल, अनरिएक्टिव, नॉन टॉक्सिक, कोरोसिव एंड इजीली लिक्विफाइबल गैसेस. ये इजीली लिक्विफाइड हो जाते हैं, इसीलिए इनका यूज जो है वो एज ए प्रोपेलेंट, बहुत सारी जगह एज ए रेफ्रिजरेंट किया जाता है. फ्रियोन 12 जो होती है CCl2F2, इसका इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्रियोन इन इंडस्ट्री यूज. अब इनका नेम कैसे किया जाता है, ये नेम के बारे में एक अलग सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा कि नेम किस तरह से किया जाता है फ्रियोन्स का. फ्रियोन्स का नेम करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है, देखो वैसे तो यहाँ पे जैसे 3 डिजिट होती हैं, ये 0 1 2 है ना, तो यहाँ पे 0 जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन. तो नंबर ऑफ जितने भी कार्बन हैं -1 करते हैं, फिर सेकेंड लेटर में नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1 करते हैं, और लास्ट में नंबर ऑफ फ्लोरीन काउंट करते हैं. तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो 1 - 1 0 हो जाएगा. नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसमें है नहीं, हाइड्रोजन +1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम जो है वो 2 है तो 2 आ जाएगा.
तो इसका नाम जो है वो फ्लोरीन 12 हो गया, फ्रियोन 12 हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ, जैसे अगर नाम के बारे में मैंने स्टार्ट ही किया है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नाम। अगर सपोज इस तरह का अगर कोई कंपाउंड है CHClF2, ये अगर एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसका नेम क्या हो जाएगा? तो इसका नेम लिखेंगे, फ्रियोन तो लिख ही देंगे। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 0। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है, 1 प्लस 1 हाइड्रोजन के साथ में +1 करेंगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, +1 और करेंगे तो ये हो जाएगा 2। और नंबर ऑफ फ्लोरीन जो है वो कितने हैं? 2 हैं, तो ये हो जाएगा 22। तो फ्रियोन इसको क्या बोलेंगे? 022 लिख दें या फ्रियोन 22 लिख सकते हैं। जैसे ये फ्रियोन 12 है और ये फ्रियोन क्या हो जाएगा आपका? 22। ये फ्रियोन का मैंने जस्ट थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर बताया है। क्या बताया है ये समझ गए आप कि कैसे लिखेंगे फ्रियोन का? फ्रियोन लिखेंगे, फ्रियोन, फिर उसके बाद में कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन -1 पहली डिजिट, फिर उसके बाद सेकंड डिजिट जो होगी नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1, और लास्ट वाली डिजिट जो होगी वो फ्लोरीन एटम्स की होगी। तो इस तरह से इनका नंबर लिख दिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखा तो कार्बन 1 है तो 1 -1 0 आ गया। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 + 1 2 हो गया। नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं, तो लास्ट में 2 आ गया। तो इस तरह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर भी कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो आगे बात और भी करेंगे फ्रियोन्स के बारे में, और डिटेल में बात जब करेंगे तब। ओके, इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कार्बन टेट्राक्लोराइड बाय स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन जो है उससे किसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। स्वार्ट रिएक्शन हमने पढ़ी है, एक बार दिखा दूं मैं आपको स्वार्ट रिएक्शन में क्या पढ़ा है। देखो, ये हमने पढ़ी है स्वार्ट रिएक्शन। यहाँ पे स्वार्ट रिएक्शन में क्या करते हैं? एक कोई भी हम क्या लेंगे? यहाँ पे हेलो एल्किन लेंगे, डाई हेलो एल्किन ले सकते हो अगर, है ना। तो यहाँ पे ये जो है वो ब्रोमीन जो है वो किससे, हेलोजन जो है वो किससे रिप्लेस हो जाती है? फ्लोरीन से रिप्लेस हो जाती है। अगर आपने सपोज यहाँ पे ऐसे लिया CH2Cl और Br, इसकी रिएक्शन AgF से करवा दी। AgF से करवाएंगे तो ये ब्रोमीन जो है वो फ्लोरीन से क्या हो जाएगी? रिप्लेस हो जाएगी, और क्या बनेगा? CH2ClF। इसको अगेन अगर हमने एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस किया किससे? ब्रोमीन से, और अगेन इसमें फ्लोरीन हम ऐड करते जाएंगे। तो फ्लोरो कंपाउंड्स बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? स्वार्ट रिएक्शन का यूज़ किया जाता है। इसके लिए रिएजेंट जो होता है वो सिल्वर फ्लोराइड या मरकरी फ्लोराइड या COF2 मतलब कोबाल्ट फ्लोराइड यूज़ करते हैं, या एंटीमनी फ्लोराइड भी यूज़ कर सकते हैं स्वार्ट रिएक्शन में। ठीक है, तो स्वार्ट रिएक्शन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने एक बार आपको और बता दिया। तो इस तरह से किसका फॉर्मेशन करते हैं? ये क्या बन गया? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन फॉर्म हो गया है। इसका नेम आप अगर बताना चाहें, मैंने अभी आपको जस्ट बताया है, तो अगर नहीं ध्यान दिया तो बैक करके थोड़ी सी वीडियो को देखिए और इसका नेम लिख के देखिए कि क्या नेम होगा। इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, नंबर ऑफ फ्लोरीन 1 है। तो अब इसका नाम बताइए, आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपने कर लिया है तो। ओके, चलिए हम अपने इसकी तरफ चलते हैं, टॉपिक की तरफ अगेन। ठीक है, स्वार्ट रिएक्शन से हो सकती है। दीज आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड फॉर एरोसोल प्रोपेलेंट, एरोसोल प्रोपेलेंट मैंने अभी बताया, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पर्पस। इनका यूज जो होता है वो प्रोपेलेंट या रेफ्रिजरेंट की तरह यूज करेंगे। रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिजेस जो होते हैं ना, उनमें कूलिंग करने के लिए जिस गैस का यूज़ करते हैं वो फ्रियोन्स ही होते हैं, या AC में जो गैस फिल होती है वो भी फ्रियोन ही होती है। By 1974, total freon production in the world was about 2 billion pound annually. अब ये सिर्फ डेटा है, इनको आपको याद नहीं रखना है, जस्ट एक बार रीड कर लीजिए। Most freon, even that used in refrigeration, eventually mark its way into the atmosphere where it diffuses unchanged into the stratosphere. In stratosphere, freon is stable to initiate radical chain reaction that can upset the neutral ozone balance. ठीक है, ये क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, तो ये बात हुई हमारे फ्रियोन्स की। तो पॉलीहेलोजन कंपाउंड का नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो कंपाउंड था वो फ्रियोन था, पॉलीहेलोजन कंपाउंड, क्योंकि इसमें मोर देन 1 हेलोजन प्रेजेंट होगा।
और लास्ट जो कंपाउंड है पॉली हेलोजन कंपाउंड्स का वो है DDT। मैंने स्टार्टिंग चैप्टर के स्टार्टिंग में इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी थी। तो इसकी DDT की फुल फॉर्म क्या होती है? पैराडैश डाइक्लोरो फिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरो डाई D4 डी यहाँ पे D डाइक्लोरो, फिर D अगेन है डाइफिनाइल, T ट्राइक्लोरो इथेन। तो D का मतलब है डाई, इसका नेक्स्ट D का मतलब भी डाई है और T का मतलब ट्राई है। आगे डाई क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, इसका पूरा नेम है DDT का शॉर्ट नेम। ठीक है, शॉर्टली इसको DDT के नाम से जाना जाता है। अब DDT की यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री दे रखी है। DDT का अगर स्ट्रक्चर की बात करो तो DDT का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, इस तरह का है। ठीक है, डाई क्लोरो। अब देखो दो क्लोरीन है यहाँ पे, अगर इसका देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, अरे एक सेकेंड, अगर यहाँ अगर देखोगे डाई क्लोरो डाइफिनाइल है ना, ट्राइक्लोरो इथेन। तो इथेन जो है इसमें मतलब 2 कार्बन की चेन होगी। आप IUPAC नोमेनक्लेचर जानते हैं। तो देखो ये जो है ना, ये एक तो कार्बन ये हुआ, एक कार्बन ये हुआ। तो यहाँ पे डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, देखो यहाँ पे पहले तो इस इनका नोमेनक्लेचर किया है। डाई क्लोरो डाइफिनाइल, 2 फिनाइल है। ट्राइक्लोरो 1 2 3 क्लोरीन है। ट्राइक्लोरो इथेन, 2 कार्बन की चेन ये है, तो इथेन। क्लियर है? तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अगर आप आगे इस स्ट्रक्चर को भी हम देखेंगे, स्ट्रक्चर को किस तरह से बनती है, कहाँ कहाँ पे किस रिएक्शन में, तो रिएक्शन भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? सिर्फ इसके थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में दिया हुआ है और सिर्फ आपको क्या है इसके यूजेस देखने हैं। तो यूज जो है वो तो एज ए इंसेक्टिसाइड यूज किया गया था, इंसेक्टिसाइड। देखो इसकी DDT जो था वो प्रिपेयर सबसे पहले कब किया गया था? 1873 में। लेकिन उस टाइम पे इसकी इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टी को किसी ने नहीं पहचाना। 1939 में पॉल मुलर, जो कि कौन सी गीगी फार्मास्यूटिकल्स में काम करते थे स्विट्जरलैंड में, तो उन्होंने सबसे पहले इफेक्टिवनेस ऑफ DDT एज ए इंसेक्टिसाइड, DDT के इंसेक्टिसाइड के इफेक्ट को सबसे पहले इन्होंने आइडेंटिफाई किया और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी में। The use of DDT increased the enormously on worldwide basis after Second World War. Primary cause of its effectiveness against the mosquito, 2 के लिए ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब इंसेक्टिसाइड जो था वो मॉस्किटोज जो थी उनकी वजह से मलेरिया स्प्रेड होता था और मलेरिया के अगेंस्ट ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव थी, इसीलिए इसका यूज़ वर्ल्ड वार सेकंड के बाद खूब बढ़ा। अब ये सारी हिस्ट्री है ना, ज़्यादा हिस्ट्री हमें क्या देखना है कि इसका यूज़ जो है वो क्या है, किसकी तरह यूज़ किया जाता है, इंसेक्टिसाइड की तरह यूज़ किया गया। डिस्कवरी इसकी काफ़ी पहले हो गई थी, लेकिन 1940 के आसपास इसके इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टी डिस्कवर हुई और ये जो है वो मॉस्किटोज को इजीली किल कर सकता है क्योंकि इंसेक्टिसाइड है, इसीलिए इसका यूज़ खूब सारा हुआ। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ? इंटेंस यूज ऑफ DDT began to appear in late 1940s. Many species of insects develop resistance. इसके साथ प्रॉब्लम ये हुई कि many species, मैक्सिमम जो स्पीसीज इनके अगेंस्ट, जैसे मॉस्किटो ही है या फिर अदर इंसेक्टिसाइड्स हैं, अदर इंसेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे इस DDT के लिए क्या प्रोड्यूस कर लेते थे? रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर लेते थे, फिर उनके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता था। फर्स्ट कॉज तो ये था, ठीक है। सेकेंड कॉज ये था कि इट वॉज ऑल्सो डिस्कवर टू हैव हाई टॉक्सिसिटी टूवर्ड फिशेस जो थी उनके लिए ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, इसीलिए वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता था इससे। और थर्ड जो इसकी प्रॉब्लम थी वो था द केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ DDT एंड इट्स फैट सॉल्युबिलिटी। ये फैटी टिश्यूज़ में स्टोर हो जाती है ना, और ये क्या होती है? डिग्रेड नहीं हो पाती, ठीक है। सॉल्युबिलिटी कंपाउंड द प्रॉब्लम, DDT इज नॉट मेटाबोलाइज्ड वेरी रैपिडली बाय एनिमल्स, मेटाबॉलिज्म इसकी होती नहीं है। फैट सॉल्युबिलिटी इसकी थर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। फैटी टिश्यूज़ में जाके स्टोर हो जाती है, इसी वजह से ये इन 3 वजहों से, क्योंकि रेजिस्टेंस मैक्सिमम जिस लिए यूज़ कर रहे थे, एज इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे थे, तो इंसेक्ट्स जो हैं वो उन्होंने रेजिस्टेंस
क्या कर ली इसके लिए, उनके ऊपर कोई असर हो नहीं रहा है। दूसरा जो है वो क्या हुआ कि फिशेस वगैरह के लिए टॉक्सिक ज़्यादा है, मतलब जिनको हमें नहीं मारना है उनके लिए ये ज़्यादा टॉक्सिक है, क्योंकि इसका स्प्रे करते थे, अल्टीमेटली जो था DDT वो डिग्रेड तो होती नहीं थी, डिग्रेड नहीं होती थी, तो फाइनली वो किस में जाके पहुंचती थी, ओशियंस या सी में जाके पहुंचती थी, और वहाँ पे फिशेस को किल करना स्टार्ट कर दिया इसने, और एनिमल्स के फैटी टिश्यूज़ में जाके डिपॉजिट होने लगी, मेटाबॉलाइज हो नहीं रहा था, इसीलिए इनका एनिमल्स के लिए टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। इसीलिए यूनाइटेड स्टेट में ये 1937 में बैन भी हो गई, लेकिन अभी भी वर्ल्ड के कुछ पार्ट्स में इसका यूज़ किया जा रहा है।